तो हेलो गाइज, हम इसमें आज एक और देखने वाले एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट की बातें करेंगे। तो इस वीडियो में एक और इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं और ये वीडियो पिछले वीडियोज़ का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि जिसने कभी हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नहीं देखा है तो उसको शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और जिस किसी ने भी हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देख लिया है तो वो उसको आसान होगा, वो बहुत ही आसान होगा। और जिसके इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो शायद नहीं कर पाएंगे और गलती वो बार बार करेंगे। और गलती होने का ही कम से कम 3 मार्क कटेगा। एक भी अकाउंट एक भी ट्रांजेक्शन का गलती ने कर दिया तो कम से कम 3 मार्क कटेंगे 8 में से। तो ये रहा, पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022 मतलब 2022 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम। और अकाउंट टाइटल, ओपनिंग स्टॉक, ईयर अमाउंट, परचेज, सेल्स, रिटर्न्स। और रिटर्न्स में डीआर, रिटर्न्स में सीआर, इसके बारे में बातें करेंगे। फैक्ट्री रेंट, इसके भी बारे में बात, फैक्ट्री रेंट तो कोई बात ही नहीं है। कस्टम ड्यूटी, कोल्स एंड गैस एंड पावर, वेजेज एंड सैलरीज, डिस्काउंट डीआर है, कमीशन सीआर है, इसके बारे में बातें करेंगे। क्योंकि हो सकता है किसी को यहाँ पर डीआर सीआर लिखने से प्रॉब्लम हो और वो डिस्टिंग्विश ये ना कर पाए कि वो क्या या तो लॉस है या तो एक्सपेंस है या तो प्रॉफिट या तो गेन है। बैड डेट रिकवर्ड, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, प्रोडक्शंस एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेज, कैरियज। फिर इस साइड है कैपिटल, ड्राइंग्स, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, डेप्रिसिएशन, चैरिटी, कैश बैलेंसेज, बैंक बैलेंसेज, बैंक चार्ज, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, प्लांट एंड थ्रेशोल्ड, लीज होल्ड बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोन, सीआर, इंटरेस्ट ऑन लोन। और द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन मार्च 31, 2022 वॉज रुपीज़ 45,400। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन से बनाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब इनसे बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बस हो जाएगा इतना ही में। तो सबसे पहले शुरुआत करो, ऊपर हेडिंग दो इन दी, अरे यार एक लाइन लिखा नहीं, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर राम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31/3/2022। ये लिखना और अंडरलाइन करना एकदम ज़रूरी है, इसके बिना मार्क ज़्यादा कटेंगे। तो सिंपली इसको भी फॉर्मेट बनाते हैं। बस ये रहा पार्टिकुलर्स और ये रहा अमाउंट, बस इतना। ये रहा पार्टिकुलर्स, इसके साथ साथ ये रहा अमाउंट। बस ये रहा पार्टिकुलर्स, इसको इधर कितना करते हैं पार्टिकुलर्स, और ये रहा अमाउंट। फिर इसके बाद बैलेंस शीट, बस यहाँ पर भी लिखना है, लिख देते हैं इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर राम बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022।
फिर इसके बाद बैलेंस शीट का यहाँ पर ये आ गया लाइबिलिटीज, ये इसका अमाउंट, ये इस साइड आ गया एसेट्स, फिर इसका अमाउंट और कुछ पैसे जैसे ये हम कुछ चीज़ों को समझाने के लिए रखते हैं। तो अभी इसके फॉर्मेट टू ओपनिंग स्टॉक, कम से कम तो ऐसे स्टार्टिंग भर ही सकते हैं इतना। परचेज बाय सेल्स, अब देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है, 15,310। अब एक है परचेज और इसके साथ साथ नीचे रिटर्न भी दिया है, तो ये 82,400 ये रहा। और एक है लेस रिटर्न्स। अब रिटर्न्स में दो रिटर्न्स दिया है, एक है रिटर्न्स DR बैलेंस, एक रिटर्न्स CR बैलेंस। तो देखते हैं इसको हम कहाँ पर देखें। तो देखो ये है परचेज अकाउंट और ये है एक्सपेंस अकाउंट। तो इसके पास होता है DR बैलेंस और परचेज रिटर्न इसका अपोजिट है। परचेज रिटर्न इसका क्या है, अपोजिट। तो इसके होंगे CR बैलेंस। बैलेंस कैसे आते हैं मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैनेजर ने बताया था परचेज अकाउंट बनाओ, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड ज़्यादा होंगे, क्रेडिट साइड कम होंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा, जो क्रेडिट साइड जाएंगे उसे हम नेक्स्ट ट्रांसफर वो जो इस क्रेडिट साइड जाएंगे तो क्रेडिट बैलेंस ये होगा डेबिट बैलेंस है बस। तो परचेज साइड ज़्यादा होगा, डेबिट साइड ज़्यादा होगा और क्रेडिट साइड कम होंगे। तो जो बैलेंसिंग फिगर उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंसेज। और परचेज का हुआ डेबिट तो इसका रिवर्स है क्रेडिट, रिटर्न इसका रिवर्स है तो इसका हो गया क्रेडिट बैलेंसेज। तो जो हमारे पास रिटर्न जो CR करके दिया है ऐसे रिटर्न CR, इसका मतलब कौन सा ये है हमारे पास परचेज रिटर्न। और एक और कहाँ से लिखे, यहीं पर लिखता है बस, ये हो गया। इसको यहाँ लिखते हैं। एक होता है सेल्स, ये हमारे रिवेन्यूज का होता है CR बैलेंस। कैसे होगी, सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा होंगे, डेबिट साइड कम होंगे, तो इसके बैलेंस फिगर डेबिट साइड आएंगे। और क्योंकि इसका बैलेंस ज़्यादा है तो इसका वही बैलेंस होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंसेज। और सेल्स रिटर्न है इसके अपोजिट, तो इसके होंगे कौन सा बैलेंस, DR बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंसेज। तो बस इतना ही लॉजिक है इसमें। किसी को CR बैलेंस DR बैलेंस नहीं आता है तो उसने मतलब हाउ टू प्रिपेयर लेजर्स एंड हाउ टू पोस्ट द फ्रॉम जर्नल टू लेजर्स एंड हाउ टू क्लोज दी लेजर्स वो मालूम नहीं है, और उसे ट्रायल बैलेंस भी नहीं आता है। तो वो यहाँ पर दिक्कत हो रहा है इसको, इसका मतलब उसने वहाँ पर नहीं देखा होगा। तो उसको देख लो ताकि ये लाइफ टाइम हमेशा दिक्कत ख़त्म हो जाए इनसे। तो अब हमें यहाँ पर कौन सा रिटर्न लिखना चाहिए, DR बैलेंस लिखना चाहिए या CR लिखना चाहिए। तो हमें यहाँ पर रिटर्न CR वाले, क्योंकि इसका होता है डेबिट, तो जो रिटर्न होगा उसका होगा क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस कौन सा है, 2400 लेस करो और यहाँ पर लिखेंगे इसको सेल्स है। तो सेल्स कितना है 256, फिर करो इसे लेस, फिर इसे करो रिटर्न अमाउंट, इसका DR वाला 4000, यहाँ पर लगाओ टोटल, फिर यहाँ पर लिखेंगे अभी। उसके बाद है फैक्ट्री रेंट। अच्छा, तो पिछले वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा अभी बताएंगे। इसको पहले लिख लो, फैक्ट्री रेंट टू फैक्ट्री, ये कैपिटल है, ये रेंट अमाउंट, फैक्ट्री रेंट 18,000 बस।
अब बारी आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में चर्चा करने का। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कैसे पता चलता है, तो हम देखते हैं कि उस बिजनेस एंटिटी की एक्टिविटीज़ क्या है, वो कौन सी काम कर रहा है। तो इस केस में यदि हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पता करना है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा पीएनएल अकाउंट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें बिजनेस की एक्टिविटीज़ से पता चलता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये बिजनेस ऑयल परचेज कर रहा है। तो ये एंटिटीज है जो विदेश से सामान को इंपोर्ट कर रहा है, ये गुड्स विदेश से इंपोर्ट कर रहा है, विदेश से परचेज कर रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको समझाने के लिए मान लो ये है मिस्टर राम और ये है मान लो इंडिया में, और ये है मान लो दुबई। तो यहाँ से ये जाएगा इसके पास, परचेज करते हैं। तो इसे परचेज पर एक देना पड़ता है कस्टम ड्यूटी, क्योंकि हम विदेश से सामान इंपोर्ट करते हैं तो उसे लगता है हम पे कस्टम ड्यूटी। तो हमारे जो ये था गुड्स, तो इस गुड्स पर ही हमें टैक्स लगा है कस्टम ड्यूटी, तो हमें इस गुड्स पर लगा है, इस गुड्स पर लगा है। तो ये गुड्स हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी हमारे क्या हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ना कि हम कोई प्लांट मशीनरी इंपोर्ट किया है। यदि प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करते तो उसके साथ वो कैपिटलाइज होते, सभी का मीनिंग बता दिया हूँ। तो गुड्स, तो ये भी हो गया, क्या हो गया हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ क्या है, हम विदेश से सामान को इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम सेल करते हैं। तो इंपोर्ट किया तो परचेज ऑफ गुड्स और उस पर लगा कस्टम ड्यूटी, तो ये भी हमारे हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेज। हमें किसी बिजनेस को एक्टिविटीज़ को ऐसे समझना पड़ेगा। टू कस्टम ड्यूटी हाउ मच 11,500। उसके बाद है कोल गैस एंड पावर, तो ये काम ही यही करता है। इसका गुड्सी मान लो इसका है गुड्सी है कोल पावर गैस, ऐसे देखो ये क्या करता है, एक कोल गैस एंड पावर, तो ये यहीं से इंपोर्ट करता है। तो ये भी इसका हो गया कोल गैस पावर। उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। तो इसके पास ये कोल गैस और पावर, ये भी हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो कोल गैस पावर इसी गुड्स को बनाने में, इसी को इसमें यूज होते हैं, इसीलिए वो भी हो गया हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो टू कोल गैस एंड पावर हाउ मच 6,000। वेजेज एंड सैलरीज, तो देखो हमने यहाँ पर परचेज किए तो यहाँ से दिया एक वेजेज, पहले है वेजेज उसके बाद है सैलरीज। तो इसका मतलब और दूसरा होता है एक सैलरीज एंड वेजेज, और जो पहले आता है उसी का इंपॉर्टेंस होता है, जो बाद का इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो वेजेज है तो ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेज। यदि सैलरी और वेजेज होता तो सैलरी हम किसी दूसरे तरीके से देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो ये जाता है पीएनएल अकाउंट में और ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सैलरी एंड वेजेज एंड सैलरी यहाँ पर लिखो, सैलरी एंड वेजेज नहीं, वेजेज एंड सैलरी। वेजेज के साथ आता है सैलरी, तो ये हमारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो मानेंगे कि ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चे हैं। तो 36,600। अच्छा, अब है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का डीआर लिखा है। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमारे पास होता है एक एक्सपेंस, और एक्सपेंस की बैलेंस से होते हैं डेबिट बैलेंस, और यही हमें दिया है। तो हमारे हो गया एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में जाएगा। टू डिस्काउंट इतना छोड़ के लिखते हैं, कितना अब आएगा उसमें 7,500। कमीशन सीआर, तो कमीशन अकाउंट मान लो ऐसे कमीशन अकाउंट बनते हैं, तो ये हमारे पास इस साइड का आएगा, मतलब कमीशन हमारे क्या है रिवेन्यूज, तो इसे होता है क्रेडिट बैलेंस। तो इसीलिए इसके सीआर दिया, इसका मतलब ये हमारे कमीशन क्या है, हमारे इनकम है, ना कि ये हमारे एक्सपेंस है। तो हम इसको यहीं पर लिखते हैं बाय कमीशन। सीआर देने का यही मतलब है कि ये हमारे पास एक्सपेंसेज है या रिवेन्यू है। तो सीआर है तो हमारे पास रिवेन्यूज है, यदि डीआर होता है तो ये हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते, पीएन अकाउंट में ले जाते हैं। बैड डेट, टू
बेड डेट्स हाउ मच 5850। एक है बेड डेट रिकवर्ड। तो बेड डेट क्या होता है कि हमने कभी किसी चीज़ को एक्सपेंस मान लेते हैं, फिर वो हमारे पास रिकवर हो जाता है, तो वो होते हैं हमारे गेन, और उसका जो एंट्री होता है क्या होता है, इसको ऐसे यहीं पर लिखते हैं, इसको मिटा दो यार, अब इसका क्या काम। तो ये देखो क्या होता है कि बेड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, इसका यही होता है, और हमें इसी को उसमें पोस्ट करना है इसमें, क्योंकि ये हमारा होता है रिवेन्यूज मतलब गेन, क्योंकि हमें मान लेता पहले कि वो लॉस हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, और वो क्योंकि रिकवर हो गया है, तो हम इसके मानते हैं ये हमारी इनकम है। तो हम इसको यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास अदर रिवेन्यूज है पर अदर देन सेल है, तो ये हमारे पास जाएंगे P&L अकाउंट में। वही एंट्री को यहाँ पर इसको ऐसे उठाओ, यहाँ पर लिखो, और ये टू P&L वैसे ही चला गया। बताया था हाउ टू पोस्ट इन लेजर्स में। बाय बेड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट है 2000। एक है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ असिस्टेंट आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो हमारे इस एंटिटी में काम करते हैं, पर वो काम सीखने के व्यू से आते हैं। तो हम किसी को अपना काम, अपना धंधा, अपना नॉलेज दे रहे हैं, तो हम उनसे ज़्यादातर केस में उनसे ही पैसे लेते हैं। जैसे कोई आएगा हमारे पास, ये हम उसको सिखा दो, वो सिखा दो, वो सिखा दो, तो हम उनसे पैसे लेंगे और उसे हम सिखाएंगे, तो उसे बोलते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम। ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स ही होते हैं जो अच्छे अच्छे में जाते हैं, और कुछ केसेस में जो होता है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है, जो स्टैट्यूटरी कंपोनेंट होता है, जैसे CA में होता है आर्टिकलशिप होता है, तो आर्टिकलशिप में जो जाते हैं स्टूडेंट, उसको वो एंटिटी ही वो CA फॉर्म में पैसे देते हैं। पर इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में जब तक कहा नहीं कहा है, तब तक हम उसको मानते हैं कि ये हमारा इनकम है, क्योंकि हमें बाहर के लोगों से पैसे मिले हैं। कोई लोग हमें सीखने हमारे पास आया तो हम उसको पैसे लेंगे, ये कुछ ऐसा बोलते हैं, तो हम जाके उसको एक्सपेंस मानते हैं, नहीं तो ये हमारे पास इनकम है। हमने किसी को अपना नॉलेज, स्किल और सिखाया, तो उनसे हम पैसे लेंगे ही लेंगे, तो वो हमारे हो गया। तो ये भी हमारे क्या एक रिवेन्यूज है। तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है, तो यही हो गया हमारे पास, कितना है 4800। उसके बाद है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बस हमारे पास हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, टू प्रोडक्शन एक्सपेंस हाउ मच 26। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, एडमिन करके बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कितना है ये 5000। उसके बाद है कैरिएज। तो कैरिएज में ये नहीं कहा है कि कैरिएज इनवर्ड है और आउटवर्ड है, तो हम मानते हैं कैरिएज इनवर्ड है, क्योंकि मानते हैं कि हमारे पास जो गुड्स आया था, ऐसे गुड्स हमारे पास आया था, उस पर ही हमने कैरिएज दिए हैं। मतलब यहाँ से हमारे पास मान लो ये राम एंड कंपनी, तो यहाँ से कैरिएज, तो इसको मानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि लिखा नहीं है, तो लिखो कैरिएज अमाउंट 8700। उसके बाद है कैपिटल। तो ये जाएगा बैलेंस शीट में, और हमें कैपिटल को हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, इसीलिए इसे लिखता है कैपिटल, और इसे लिखता है इनर कॉलम में 250। इसके साथ हमेशा कुछ नहीं, यहाँ से तो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होंगे, वो उसके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद है ड्राइंग। तो सिंपली लिखते ही जाते हैं लेस ड्राइंग्स हाउ मच 48,000। उसके बाद है सन्ड्री डेटर। तो हमें लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, तो हम ये लिखते हैं सन्ड्री डेटर, ये हमारे है एसेट्स। तो एसेट्स वाले बैलेंस शीट में, इनकम लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी वाले बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंसेस वाले, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस वाले जाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये रहा 57,000। दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर, तो बस इसके साइड ये आया
सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच, सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,000 हमें लिक्विडिटी को मेंटेन करना, इसको नीचे लिखते हैं। डेप्रिसिएशंस ये हमारे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे एसेट्स में गिरावट होता है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट है डेप्रिसिएशन का कितना 42। उसके बाद है चैरिटी, चैरिटी भी हमारे एक्सपेंसेस हैं। चैरिटी कितना है, चैरिटी 500। उसके बाद है कैश बैलेंसेज, बैंक बैलेंसेज, तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक एंड कैश। तो बैंक कितना है, बैंक है 4000 और ये है 46, तो बैंक है 4000 और कैश हमारे पास कितना है 44600। तो बस उसके बाद है बैंक चार्ज, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये हो गया बैंक चार्ज। बैंक चार्ज कितना है 180। अब तो स्पेस का अभाव है। उसके बाद है एक टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 3600। ये दिख रहा है। और एक हो गया प्लांट, तो लिक्विडिटी मेंटेन करना है तो हम लिखेंगे थोड़ा इससे आगे नीचे प्लांट, और प्लांट के सेट के साथ कितना है 42,000। और उससे ऊपर आएगा लीज होल्ड, लीज होल्ड बिल्डिंग, $150। तो लीज होल्ड बिल्डिंग ये होता है कि हम किसी से लीज पर रहते हैं, रेंट पर लेते हैं पूरे 4 साल 5 साल 10 साल 3 साल के लिए, हम उनसे बिल्डिंग ही रेंट पर लेते हैं, उसे ही बोलते हैं लीज पर लेना, जिसे हम एक रेंटल अमाउंट हमेशा पे करते ही रहेंगे। लीज 2 तरीके का होता है, बाद में देखोगे। एक है गुडविल, तो ये रहा गुडविल, कितना है गुडविल 20,000। पेटेंट 20 के बाद 10। ट्रेडमार्क्स हाउ मच 5,000। उसके बाद है लोन। अब लोन में है CR बैलेंसेज, तो लोन में है CR बैलेंसेज, तो लोन क्या होता है, ये हमारे पास या एसेट्स है या लायबिलिटीज है, तो इसको लिखा है CR लिखा है, यही इंडिकेट करता है कि ये हमारे लायबिलिटीज है ना कि एसेट्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने किसी से लोन लिया है, तो ऐसे है लोन CR, तो ये हो गया क्या, ऐसे लोन अकाउंट बनाओगे तो हमारे पास ये लायबिलिटी है, ये साइड बढ़ता रहेगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा तो ये होगा। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पर आते हैं बैलेंसिंग फिगर, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट लोन, इसके साथ लिखा है क्रेडिट, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास लायबिलिटीज, क्योंकि मतलब हमने लोन लिया है, तो ये हो गया लोन। तो लोन कितना है 25,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो लोन कौन सा है, एक्सपेंसेस वाले लोन है, तो ये देखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 3,000। बस उसके बाद और कुछ रहा क्या। उसके बाद ये है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक नेम ही है, कहाँ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच 25400, और ये जाएगा इसमें भी, यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक कहकर कुछ भी यहाँ पर लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईयर एंड वाले बैलेंस जाते हैं, तो ये हमेशा यही अंडरस्टूड है।
तो अब हम इसको करते हैं, अब इस साइड को हम करेंगे टोटल, इस साइड को भी करेंगे टोटल और इसको भी देखेंगे। तो यदि फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पार्ट को बोलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो फर्स्ट पार्ट में यदि रिवेन्यू साइड या रिवेन्यू साइड या एक्सपेंसेस साइड, तो जो ये ज़्यादा होगा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यदि ये ज़्यादा हुआ तो हमारे पास ग्रॉस लॉस इस साइड आएगा। इसके बाद इस साइड ज़्यादा हुआ तो हमारे पास इस साइड नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा, यदि इस साइड ज़्यादा हो तो नेट लॉस इस साइड बैलेंसिंग फिगर होगा। और वो प्रॉफिट और लॉस हमारे यहाँ पर हमारे पास या तो कैपिटल में ऐड होंगे या तो लेस होंगे। प्रॉफिट हुआ तो ऐड होंगे, लेस हुआ तो लॉस हुआ तो लेस होंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो पहले इन दोनों की पूरा टोटल कर लेते हैं ताकि हमारे पास, तो ये रहा कितना है 82,400 - 2400 80,000। और उसके बाद 256 - 4,000 कितना रही है 25200। बस पहले इस साइड देखते रिवेन्यू साइड, इसके बाद देखेंगे इस साइड। तो 25200 25400 हाउ मच, यानी कि टोटल कितना आया 277,400। ये इसके बाद इसको हम प्लस, फिर इसका बाद देखते हैं 15310, कौन सा छूट गया 15310। अच्छा ओपनिंग स्टॉक ये है। उसके बाद 80,000 ये, फिर एक बार 18,000 11,500 6,000 36,6 26 87 75 5850 5,000 42 500 180 36 3,000। ये कितना रहा है, ये आ रहा है 208,540। तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो हमारे पास होंगे ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना अमाउंट होगा इसका डिफरेंसेज। तो हमने उसको पहले रख दिया था एम प्लस में, तो इसको रखता है एम माइनस में, रिजल्ट यू ही आ जाएगा। कितना है 68,860। इसके बाद यहाँ पर कर दो टोटल, ये रहा टोटल कितना है 277,400। इस साइड भी यहाँ पर लगा दो इसको टोटल थोड़ा ऊपर लगाते हैं 277,400। फिर उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बाय, इसीलिए इसको इतना छोड़ा था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 686800। बस इसका थोड़ा लाइनिंग है, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, नहीं तो लाइनिंग से प्रॉब्लम हो सकता है ऐसे, क्योंकि स्पेस के अभाव है, नहीं तो सभी को नीचे लिखने पड़ेगा। बस अभी साइड को टोटल लगाते हैं। तो एक 68,680 प्लस 12,000 1200 2,480। ये कितना हुआ, इतना है 76,680। इसे रखते हैं एम प्लस, इस साइड देखते हैं 750 5850 5,000 42 500 180 36 3,000। ये रहा कितना 29,830। तो ये हमारे पास ज़्यादा है, ये कम है, तो हमारे पास होंगे 2 नेट प्रॉफिट। इसका डिफरेंसेस इसे रखते हैं एम माइनस, खुद ही आ जाएगा 46,850। इसे भी कर दो वैसे क्लोज, टोटल लगा लेना, इसको क्यों करें हम, इसे मिटाओ यार, इसको मिटाओ, इसे यहाँ पर कर दो टोटल कौन सा कितना अमाउंट हो रहा है
फिर यहाँ पर एक लाइनिंग, यहाँ पर सिर्फ एक लाइनिंग। कितना है 76610 नहीं था ना, तो 768, अच्छा 7680 बस, इसका भी डिफरेंस नहीं है। अब ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सीधा चला जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस होता तो लॉस, नेट प्रॉफिट 46850 है हमारे पास। यही है दो सर माइनस 48,000 है, बहुत ड्राइंग किया है, प्लस ये कितना हो गया 248850। दोनों इस साइड को टोटल लगाओ और इस साइड का भी टोटल लगाओ, दोनों के दोनों आ गए सही तो बराबर। तो कम से कम हमने जितने को किया है डेबिट उतने को कम से कम किया है क्रेडिट, और हमारे डबल इंटरेस्ट सिस्टम पर ये अर्थमेटिकली सही है। मतलब हमने प्रिंसिपली कुछ गलती नहीं किया है, पर कुछ हो सका फिर भी इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें पास ये सिर्फ अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताता है, ना कि एब्सोल्यूट एक्यूरेसी बताते हैं। मान लो कि यहीं पर हमने एक अमाउंट इस अमाउंट को चेंज कर दिए, मान लो इस अमाउंट को 25,000 लिख दिया, तो यहाँ पर उतना ही अमाउंट से जीपी बढ़ जाएगा, पर यहाँ पर वो अमाउंट उतना कम हो जाएगा, फिर यहाँ पर उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो फिर भी हमारे पास बैलेंस शीट सही ही होता है। आगे दिखेंगे एडजस्टमेंट में, तभी टोटल करते हैं इसका 248850 12,000 25,000 हाउ मच, कितना आया 285850। इस साइड इतना, अब लगाएंगे उस साइड, देखते हैं क्या हो रहा है। 150 42 20 10 5 57 254 4000 4460, क्योंकि हमने यहाँ पर टोटल इसको टोटल शायद गलती किया है, और यहाँ पर तो एक अमाउंट ये छूट गया है, यहाँ पर टोटल सही नहीं लगा है। तो देखते हैं इसको फिर से 15,310 80,000 18,000 11,500 6,000 और 3600 2600 87। ये कितना होता है यार, कितना कहाँ से कौन सा अमाउंट लिया था इतना 178710, इसका डिफरेंसेज 277400। तो ये कितना आ रहा है 90, वैसा ही आ रहा है 9690। तो ये 90 ये होगा 98,690। फिर इसके बाद यही बदल जाएगा, तो ये भी देखते हैं 98,690 प्लस 98,690 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 4800। 106,690 माइनस 75 माइनस 5850 माइनस 5000 4200 500 180 3600 3000। ये कितना आया, तो फिर ये है 76860, और ये चला जाएगा यहाँ पर 76860। फिर उसके बाद देखते हैं इस साइड कितना था 150 लिखना अच्छा होता 42,000 20,000 20,000 10,000 5,000 57 25400 4,4460 317860। और एक क्वेश्चन में दिया है, उसमें प्रिंट नहीं हुआ है कि जीएसटी कलेक्टेड। अब जीएसटी कलेक्टेड ए बिजनेस की लायबिलिटीज़ है, ये जीएसटी कलेक्टेड बिजनेस की लायबिलिटी है। ये क्वेश्चन में तो नहीं देना चाहिए,
पर ये भी दे देते हैं जीएसटी कलेक्टेड। तो इनसे हमें एक लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं जीएसटी कलेक्टेड। ये हमारी लायबिलिटीज़ है। कितना था जीएसटी लायबिलिटीज़, इसी में आ जाएगा। यहाँ पर कितना है, 250 माइनस 48,000 प्लस 76,860, ये रहा कितना, हाउ मच, 27,8860 प्लस 12,000 प्लस 25,000 माइनस, और ये था जीएसटी कलेक्टेड 2,000 था क्वेश्चन में। तो कितना हुआ, 17,860 3 दिस मच। तो ये हमारे बैलेंस शीट सही हो गया है। मतलब ये इसको देख लो, ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज होते हैं, एक्सपेंसेस नहीं होता है, ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज होता है। जिस तरह से डेटेड क्राइटेरिया होता है, इसी तरह से हमारे पास एक जीएसटी कलेक्टेड है। देखो ये जीएसटी कलेक्टेड ना कि जीएसटी पेड है। पेड होते तो हमारे एक्सपेंसेस हो जाते, और जीएसटी कलेक्टेड है तो अब तक हमारी लायबिलिटीज है। तो इसको ठीक है, बस इसको भी लिख दो 317,860। आगे अब देखने वाले हैं बैलेंस शीट में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, सारे के सारे एडजस्टमेंट देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे।